तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझेंगे जीव विज्ञान के बारे में, समझेंगे बायोलॉजी के बारे में, समझेंगे कि बायोलॉजी में हमें इस वीडियो में हमको क्या समझना है। तो बायोलॉजी में जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो किस चीज़ पर है, और इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था बायोलॉजी के क्षेत्र में, वो पढ़ा था जीवधारियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पर पढ़ा था हमने। पिछला वीडियो जो बायोलॉजी का हमने डाला था यूट्यूब पे, और उसके साथ साथ फेसबुक पर भी मेरा वीडियो आता है जो कि अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर के नाम से फेसबुक पे आईडी है। उसको आप लोग फॉलो करें जाके, और यूट्यूब पे चैनल है जो कि अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर के नाम से है। तो दोस्तों आप उस पर देखिएगा जाके यूट्यूब पे और फेसबुक पे जीव विज्ञान का जो कि पहला टॉपिक हमने डाला था, जिसमें जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित और जीव विज्ञान का कुछ इतिहास था, उसके बारे में हमने यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो जाकर आप देखिए और इसे समझिए। तो आज हम लेके जो आए हैं जीव विज्ञान के क्षेत्र में, वो हमें पढ़ना है, जीव विज्ञान में पढ़ना है हमको कोशिका विज्ञान के बारे में जानना है, यानी सेल साइंस के बारे में जानना है कि कोशिका विज्ञान में हमको किस स्तर से विस्तार से पढ़ना है, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे भूले मत, और बीपीएससी यूपीएससी प्री में भी इससे बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि कोशिका विज्ञान है, जिसको हम जानते हैं कि इसमें सेल का, इसमें शरीर के सभी कोशिकाओं के बारे में इसमें चर्चा किया जाएगा, जो कि कोशिका विज्ञान में यही पढ़ना है हम लोगों को। तो कोशिका विज्ञान में तो हम जान गए कि इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है जीव द्रव के बारे में पढ़ना है, यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं हम। जीव द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो जीव द्रव को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम कह सकते हैं कि यह तो एक तरल पदार्थ होता है जो कि गाढ़ा रंगहीन होता है। और जीव द्रव के बारे में जानने से पहले एक और इसका पॉइंट है जीव द्रव का, जो है कि जीव द्रव का जो नामकरण हुआ था, और पुरकिंजे नामक जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1839 ईस्वी में जीव द्रव का नामकरण किया था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीव द्रव को हम इस तरह से जीव द्रव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जीव द्रव यह एक तरल पदार्थ होता है जो कि गाढ़ा और रंगहीन होता है। जीव द्रव कैसा पदार्थ होता है? जो कि तरल पदार्थ होता है और गाढ़ा और रंगहीन होता है जीव द्रव। और यह एक वजन युक्त होता है, और यह लसलसा इसमें रहता है। जीव द्रव का जो प्रोटोप्लाज्म का जो लसलसा के रूप में रहता है, और यह पारभासी होता है, और जीवों की सारी जैविक क्रियाएं इसी जीव द्रव के द्वारा होता है। इसलिए ही जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, यानी जीव द्रव को जीवन के हम भौतिक आधार के रूप में जानते हैं। तो चलिए जीव द्रव के बारे में आप जाने हैं, और आगे देखिए जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है, यानी प्रोटोप्लाज्म को हम दो भागों में बांटे हैं, जिसमें पहला पार्ट है उसका कोशिका द्रव है, और दूसरा प्रकार है केंद्रक द्रव। यानी पहला प्रकार है इसका कोशिका द्रव, और दूसरा है केंद्रक द्रव जीव द्रव का। यानी प्रोटोप्लाज्म का जो कि दो भाग में बांटा गया है, इसमें कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म, और केंद्रक द्रव को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका द्रव के बारे में। तो कोशिका द्रव क्या होता है? तो कोशिका द्रव, जैसे कि कोशिका द्रव कोशिका में के बारे में हम जानते हैं, तो कोशिका द्रव वही होता है कि कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो मौजूद रहता है ना, उसी को हम कोशिका द्रव बोलते हैं। यानी कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पार्ट मौजूद रहता है, उसी को हम कोशिका द्रव बोलते हैं। और तो आगे समझते हैं, यानी साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में समझते हैं, यानी केंद्रक द्रव के बारे में समझते हैं। तो केंद्रक द्रव जो कि कोशिका के केंद्रक के अंदर में मौजूद रहता है, यानी कोशिका के केंद्रक के अंदर में मौजूद क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव, जो कि केंद्रक द्रव हिंदी में और इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोस्तों यहाँ पे देखे होंगे कि आप कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, जो कि जीव द्रव के दो भाग हैं, उसके बारे में आप समझे होंगे। तो आगे समझते हैं जीव द्रव के कुछ और जो कि मुख्य पॉइंट है, जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, उसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि जीव द्रव का 99% जो भाग होता है, जीव द्रव का 99% जो भाग होता है, वो ऑक्सीजन का होता है, कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, और नाइट्रोजन का होता है। यानी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जो कि जीव द्रव का 99% जो भाग होता है, उसी से बना होता है, ये सभी गैसों से। तो ये सभी गैसों का जो परसेंटेज है वो आप देख लीजिए कि इसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट रहता है, कार्बन कितना परसेंट रहता है, और हाइड्रोजन कितना परसेंट रहता है, और नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है। तो ऑक्सीजन जो कि 76% रहता है, और कार्बन 10.5% रहता है, और हाइड्रोजन जो है कि 10% यानी 10% रहता है, और नाइट्रोजन 2.5% यानी 2.5% रहता है। तो आप देखे होंगे कि जीव द्रव के जो कि
किससे बना होता है, कौन कौन से गैस इसमें सम्मिलित हैं, उसके बारे में आप देखे होंगे। तो यहाँ पे आप आगे देखिए कि जीव द्रव का कुछ और पॉइंट है। जीव द्रव का जो 80% भाग होता है जल का बना होता है, यानी जीव द्रव का 80% भाग जल का होता है। और यहाँ पे आगे देखिए कि जीव द्रव में होता है एक कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होता है। तो कार्बनिक यौगिक जीव द्रव का जो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक का जो अनुपात है वो 81:19 के अनुपात में रहता है। यानी जीव द्रव के जो कि यौगिक होता है जिसमें कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक का जो अनुपात है वो 81:19 के अनुपात में मौजूद रहता है। तो जीव द्रव के बारे में आप इतना डिटेल से समझे हैं अच्छी तरह से, जो कि एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इसको ध्यानपूर्वक दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो आगे चलिए हम और आगे कुछ और समझते हैं जो कि कोशिका के बारे में समझना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, हम कोशिका के बारे में देखते हैं, यानी सेल के बारे में समझते हैं कि सेल क्या होते हैं। तो सेल के और उसके बाद कुछ मुख्य पॉइंट्स है जो सेल से रिलेटेड है उसके बारे में भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि लिखा गया है कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यानी कोशिका जो है जीवन की जो कि कार्यात्मक सबसे छोटी, यानी सबसे छोटी जो शरीर का मानव का जो शरीर है या किसी जीव का जो शरीर है उसमें सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है, जो एक कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। जो कोशिका मौजूद होती है, जो भी कोशिका होती है जीव में मौजूद, वो उसके जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। इसका जो अध्ययन किया जाता है, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी कहते हैं। कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए कि कोशिका शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे वो 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। यानी सर्वप्रथम जो कि अंग्रेज इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने ही 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि कोशिका सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम की है। यानी सबसे छोटी जो कि कोशिका है वो जीवाणु जो कि नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम एक जीवाणु है, उसी का कोशिका जो सबसे छोटी कोशिका जानी जाती है। और आगे समझते हैं कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। यानी सबसे लंबी कोशिका जो कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है, सबसे स्पाइनल कोड का सेल को हम बोलते हैं सबसे लंबी कोशिका होता है स्पाइनल कोड, यानी तंत्रिका तंत्र का। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका सबसे बड़ी कोशिका होता है। तो और आगे देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। स्लाइडेन और स्वान नामक के जो कि वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था 1838 से 1839 में स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। तो चलिए कोशिका के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट्स थे उसके बारे में समझे हैं, और कोशिका सिद्धांत के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं उसके बारे में जानते हैं। जो कि प्रत्येक जीव का उत्पत्ति जो होता है एक कोशिका से होता है, और प्रत्येक जीवों का जो शरीर बना होता है अनेकों कोशिकाओं का बना होता है। जो कि प्रत्येक जीव का जो कि शरीर होता है वो अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक सबसे बड़ा अभिकर्ता होता है, यानी क्रिएटर होता है। कोशिका का जो निर्माण होता है उसमें सबसे बड़ा केंद्रक उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो चलिए दोस्तों अभी आप समझे होंगे कोशिका के बारे में, सेल के बारे में पूरी चीज़ समझ लिए हैं। तो चलिए अब आगे कुछ समझते हैं इसमें हम। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं। यानी कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के दो भाग हैं। तो हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हम किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। यानी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। यानी हिस्टोन प्रोटीन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में पाया जाता है, जो कि ये मौजूद नहीं रहता है प्रोकैरियोटिक के कोशिका में, इसीलिए क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। क्रोमैटिन जो कि एक आनुवंशिकी सामग्री है जो कि आनुवंशिकी में सहायता करता है, वो नहीं बन पाता है हिस्टोन
प्रोटीन नहीं रहता है इसके कारण। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका को। तो इससे साबित होता है कि इसमें केंद्रक नाम की कोई कोशिका अंग विकसित नहीं होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नाम की कोई कोशिका विकसित नहीं होता है, कोशिकांग विकसित नहीं होते हैं। तो आप समझ लिए होंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो कोशिका इसमें लिखा गया है कि जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में ऐसी कोशिकाएं होती है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें होता है, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में पाया जाता है ऐसी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो चलिए अब यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम आगे जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में समझते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या है उसके बारे में देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे समझिए आप ध्यानपूर्वक। यहाँ पे लिखा गया है कि इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यानी ये जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ आवरण रहता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या रहता है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ आवरण रहता है और केंद्रक आवरण से घिरा स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो केंद्रक पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो केंद्रक होता है वो केंद्रक आवरण से घिरा रहता है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बना क्रोमैटिन होता है तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। यानी कि जो कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से जो संयोग से बनता है वो क्रोमैटिन होता है और इसके अलावा केंद्रिका इसमें होता है। यानी हिस्टोन प्रोटीन जो आपको हम बोले हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में होता है हिस्टोन प्रोटीन, और क्रोमैटिन जो कि अनुवंशिकी सामग्री से रिलेटेड है जो कि, और इसके बाद जो केंद्रिका इसमें होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित ये सभी चीज़ है। तो चलिए आप देखे होंगे ये सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और कोशिका के बारे में और जीव द्रव के बारे में, जीव द्रव के कितने भाग है उसके बारे में समझे हैं और कोशिका के कितने भाग है उसके बारे में समझे हैं। और हम समझते हैं अब अलग एक डायग्राम बनाकर जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आइए दोस्तों अब आगे जानते हैं हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अंतर जानते हैं और उसका जो विशेषता है जो कि अंगक है, जो कि कोशिका के जो अंग होते हैं और उसका जो विशेषता होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या रोल निभाता है उसके बारे में जानते हैं। तो कोशिका के दो प्रकार है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है जो कि इसके विशेषता और इसके अंगक के आधार पर है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति को सेल वाल बोलते हैं। तो कोशिका भित्ति जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होता है उस सेल्यूलोज का बना होता है। तो सेल्यूलोज का बना होता है जो कि एक रासायनिक कंपाउंड होता है सेल्यूलोज, जिसका फार्मूला होता है C6H10O5, यानी C6H10O5 सेल्यूलोज का जो फार्मूला होता है जो कि एक रासायनिक कंपाउंड है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में मौजूद रहता है, जो कि कोशिका भित्ति बना रहता है सेल्यूलोज का यूकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसका बना रहता है, तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का बना रहता है। तो अब आगे समझते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और ये सभी जो आपको दिखाई दे रहा है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, इस सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे अगली वीडियो में, जो कि इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्या है। अभी तत्काल जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हमको अंतर जानना है, इसी पे आप ध्यान केंद्रित करें। तो चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं रहता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उपस्थित रहता है, यानी रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में रहता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अनुपस्थित रहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अनुपस्थित रहते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उपस्थित रहता है। यूकैरियोटिक कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहता है, उपस्थित रहता है। तो देख लीजिए आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। और आगे देखिए राइबोसोम के बारे में देखते हैं। तो राइबोसोम जो कि एक तरह से राइबोसोम एक तरह से प्रोटीन का ही रूप है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो कि अंगक है, जो कि विशेषता है कोशिका का, वो 70S प्रकार के प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार के होते हैं। तो राइबोसोम 80S प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिका में और राइबोसोम 70S प्रकार के
प्रोकैरियोटिक कोशिका में रहते हैं। तो राइबो जो वर्ड के पहले लगा हुआ है समझिए कि वो प्रोटीन से संबंधित है। राइबो किसी भी वर्ड के पहले बायोलॉजी में लगा हुआ है तो समझिए कि वो प्रोटीन से संबंधित है, तो संबंधित है। तो यहाँ पे 70S प्रकार के राइबोसोम रहता है प्रोकैरियोटिक में और 80S प्रकार के रहता है यूकैरियोटिक कोशिका में। तो दोस्तों चलिए अब आगे समझते हैं डायग्राम में और कुछ आगे जो इसका अंगक और इसका विशेषता है उसके बारे में। तो चलिए अब आगे समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो कि अगला अंगक है, जो कि इसके बारे में समझते हैं, इसमें क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो अंगक आपको दिखाई दे रहा है गोल्जी का, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, डीएनए, कशाभिका और इससे पहले जो हम पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और ये सभी जो बहुत सारे जो अंगक पढ़े थे, विशेषता पढ़े थे, ये सभी के बारे में हम अलग जो वीडियो लाएंगे उसमें विस्तार से सभी को डिटेल से समझाएंगे क्या है सभी अंगक उसके बारे में। अभी तत्काल आप समझिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है और जो अंगक है उसके बारे में जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में को क्या रोल निभाता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे गोल्जी का जो है, गोल्जी का जो कि अनुपस्थित रहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी अनुपस्थित रहते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी का उपस्थित होते हैं यानी मौजूद रहते हैं। गोल्जी का यूकैरियोटिक कोशिका में मौजूद रहते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी का मौजूद नहीं रहते यानी अनुपस्थित रहते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे एक लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो कि लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम जो कि अनुपस्थित रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित रहते हैं। तो लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित रहते हैं। तो डीएनए जो कि है, डीएनए जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए के बारे में भी हम आगे जानेंगे अगली वीडियो में। तो डीएनए जो कि एकल सूत्र के रूप में रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में रहता है और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो रहता है पूर्ण विकसित होता है एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। जो पूर्ण विकसित होता है डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका में और दोहरे सूत्र के रूप में होता है। तो आगे देखिए कशाभिका। तो कशाभिका जो कि एक अंगक है जो कि केवल एक तंतु में होता है, केवल एक तंतु होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कशाभिका जो कि केवल एक तंतु के रूप में होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में कशाभिका जो होता है कुल 11 तंतु में होता है, कुल 11 तंतु के रूप में पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में कशाभिका। तो चलिए फिर आगे समझते हैं। आगे समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो कि अगला अंगक है जिसमें है केंद्रिका। तो केंद्रिका जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। केंद्रिका जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होता है यानी मौजूद होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो कि केंद्रिका होता है वो उपस्थित रहता है। तो आगे देखिए यहाँ पे सेंट्रियोल जो होता है जो कि एक अंगक है कोशिका का सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है यानी सेंट्रियोल जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहता है। तो और आगे देखिए श्वसन। तो श्वसन जो कि एक विशेषता है जो कोशिका का, श्वसन जो कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, जो कि श्वसन की जो क्रिया होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कहाँ पे होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन और प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। तो आगे देखिए लिंग प्रजनन यानी लिंग प्रजनन जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में लिंग प्रजनन का जो प्रक्रिया है वो इसमें नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है लिंग प्रजनन और लिंग प्रजनन जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। तो देखिए अब आगे समझते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में थाइलेकाइड में होता है, थाइलेकाइड में, और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में थाइलेकाइड में होता है। कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन के बारे में जानते हैं। तो कोशिका का जो विभाजन होता है, जो विशेषता है कोशिका का, वो अर्धसूत्री प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा होता है कोशिका विभाजन, तो अर्धसूत्री होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन जो होता है वो अर्धसूत्री प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक कोशिका में होता है अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है, अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। तो दोस्तों आप समझे होंगे कोशिका के बारे में, जो कि आज कोशिका विज्ञान के बारे में आज आपको हम समझाए हैं। जो पहला चैप्टर हमको पढ़ना था कोशिका विज्ञान में, यही पढ़ना था, और आगे इसके बारे में कुछ विस्तार से अगली वीडियो में और बताएंगे, जो कि सभी अंगक के बारे में बताएंगे विशेष विस्तार से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।